हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी और यूजीसी नेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसको संकलन करते हैं या किसका संकलन करते हैं? ऑप्शन ए मानव घटनाओं का, ऑप्शन बी जीवित लोगों के आंकड़ों का, ऑप्शन सी इतिहासकारों के संस्करण का या ऑप्शन डी मानव शरीर के आंकड़ों का। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवित लोगों के आंकड़े संस्करण। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मौखिक इतिहास विधि जो है वो गुणात्मक अनुसंधान की एक प्रक्रिया है। मतलब अनुसंधान दो तरह के होते हैं, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक अनुसंधान। तो जो मौखिक इतिहास विधि है वो आपका गुणात्मक अनुसंधान की एक प्रक्रिया है और इसमें जो होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार को आधार माना जाता है, जिसमें भूतकालीन घटनाओं से संबंधित अर्थों या अनुभवों को समझा जा सके। या फिर ये कह सकते हैं कि मौखिक इतिहास विधि में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसका साक्षात्कार लिया जाता है और उससे जो वो जब बचपन में बाल्यावस्था से लेके युवावस्था पौढ़ावस्था में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सब उससे पूछ करके एक जगह पे नोट किया जाता है। ये मौखिक इतिहास विधि कहलाती है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से औसत की केवल बंद सिरों वालों सारणी से ही गणना की जा सकती है? ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए माध्य। आइए अब देखते हैं कि माध्य क्या होता है। माध्य को माध्यमान अथवा औसत भी कह सकते हैं। माध्य वह मूल है जो किसी पदमाला अथवा श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योगों को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, या इसे बहुत ईजी समझ लीजिए कि माध्य वह होता है जैसे कि आपने कोई अंक लिया 1, 2, 3, 4 और 5, इन सबको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे और कितने संख्या हैं? 5 संख्या हैं, इनको 5 से भाग दे देंगे। जो आपका निकलेगा वो आपका माध्य कहलाएगा या माध्यमान या औसत कहलाएगा। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, यह किनका कथन है? ऑप्शन ए अगस्त काम्टे, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर या ऑप्शन डी कार्ल मैनहाइम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर। आइए अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय नियम अथवा प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की व्याख्या की है। इनके अनुसार समाजशास्त्रीय नियमों और प्राकृतिक विज्ञानों में भेद पाया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत नियमों की खोज करना स्वयं एक साध्य है, लेकिन समाजशास्त्र नियमों का उद्देश्य सामाजिक व्यवहारों को स्पष्टता समझना और उसी आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं के अंतःसंबंधों की
कारण सहित खोज करना है। या ये कह सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि जो सामाजिक विज्ञान होता है उसमें संबंधों का स्वरूप है, मतलब उसके द्वारा सामाजिक विज्ञान के द्वारा हम विश्व को देखते हैं। जबकि प्राकृतिक विज्ञान की अगर जहाँ बात की जाती है वहाँ हम सार्वभौमिक नियमों की रचना की जाती है। ठीक है, सामाजिक विज्ञानों के स्वरूप में हम विश्व को देखते हैं, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में हम सार्वभौमिक नियमों को देखते हैं। और इन्हीं अंतर को मैक्स वेबर ने बताया है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक थे। ऑप्शन ए एल ड्यूमेंट, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी वी पेरेटो या ऑप्शन डी पी ए सोरोकिन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्स वेबर। तो अगर बात की जाए कि इस शब्द को किसने सबसे पहले प्रयोग में लिया, लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल शब्द को, तो वो आपका मैक्स वेबर आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसका सुमेल सही नहीं है? ऑप्शन ए आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये सी लेवी स्ट्रॉस का दिया हुआ है। ऑप्शन बी अंडमान आयरलैंड्स, ये ए आर रेडक्लिफ ब्राउन दिया है। ऑप्शन सी एलिमेंट्री फ्रॉम ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये आपका इसके आगे दुर्खिम दिया गया है। और ऑप्शन डी स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, इसके आगे आपका सी लेवी स्ट्रॉस दिया गया है। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो मेल नहीं खाता, सुमेल नहीं खाता है बुक्स से, उसके थिंकर्स का नेम। तो यह आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ये आपका सी लेवी स्ट्रॉस का नहीं है, ये आपका बी मेलानोवस्की का है। आइए देख लेते हैं बी मेलानोवस्की की कुछ अन्य पुस्तक के नेम। बी मेलानोवस्की की महत्वपूर्ण पुस्तक जैसे कि पहले है कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, दूसरी पुस्तक है अ डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म, तीसरी पुस्तक का नाम है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, इसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण मानिएगा और एक दो बार इसको याद कर लीजिएगा। और चौथी पुस्तक है इनकी मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसे। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी वही बात की गई है जो ऊपर अपने क्वेश्चन में की गई है। तो ऑप्शन है आपका भूमिका की आंतरिक संरचना एस एफ नॉडेल, ऑप्शन बी मिथक की संरचना सी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी अनुष्ठानों के प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन या ऑप्शन डी मूल तथा व्यय उत्पन्न आवश्यकताएं दुर्खिम। बताइए कौन सा सुमेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी मूल तथा व्यय उत्पन्न आवश्यकताएं हैं। ये दुर्खिम का ना होकर बी मेलानोवस्की का है। तो आइए पहले जान लेते हैं एक एक कि ये भूमिका की आंतरिक संरचना जो कि ये एफ ए नॉडेल ने दिया है, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा है? इसमें इन्होंने कहा है कि जो भूमिका है उसकी इन्होंने संकल्पना जो दिया है, इसमें बताया कि भूमिका जो होती है वो व्यक्ति तथा समाज के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करती है, मतलब बीच में होती है, व्यक्ति और समाज के बीच में भूमिका होती है। और भूमिका जो अर्थ है वो हम मान सकते हैं व्यवहार से लगा सकते हैं। भूमिका केवल अंतःक्रियाओं की दशाओं में संभव नहीं है। उनका कहना है, मतलब एफ ए नॉडेल का कहना है कि सामाजिक संरचना जो है वो भूमिका की व्यवस्था है। अतः नॉडेल ने सामाजिक संरचना
के विश्लेषण के लिए 3 मापदंड बताए हैं। ये भूमिका की संकल्पना में ही ये बता रहे हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच में मध्यस्थ का काम करती है भूमिका, अतः भूमिका को हम व्यवहार मान सकते हैं। ये केवल एक अंतःक्रिया की दशा नहीं मान सकते हैं, ये एक सामाजिक संरचना है भूमिका। इसके लिए उन्होंने 3 मापदंड बताए हैं। पहला, सदस्यता होनी चाहिए, दूसरा, अंतर पारस्परिक नियंत्रण होना चाहिए, और तीसरा, संसाधन लाभों पर सापेक्षिक नियंत्रण होना चाहिए। ये है एफ.ए. नोडेल का भूमिका की संकल्पना। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं जो कि ये दिया गया है सी. लेवी स्ट्रॉस का मिथक की संरचना। तो इन्होंने जो मिथक की व्याख्या की है वो इन्होंने नातेदारी के विश्लेषण के आधार पे की है। ठीक है, इन्होंने बताया कि इस विचार में इन्होंने बताया कि मनुष्य जो होता है उसके कुछ दैनिक जीवन होते हैं, व्यवसाय होते हैं, रीत रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं। ठीक है, तो आदि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किससे होती हैं? बौद्धिक गतिविधि होती है, उसमें मनुष्य अपने हिसाब से ही करता है। मतलब मनुष्य की गतिविधियाँ ही होती हैं जो ऐसे संगठन को बनाती हैं कि उसके कुछ रीत रिवाज है, कुछ परंपराएं हैं। तो इसी के बारे में उन्होंने बोला है कि ये चीज़ कई दिनों से चला करती हैं, या फिर मान ले कह सकते हैं कि मिथक जो है नाना प्रकार की कहानियाँ या विषय या उनकी सामग्री होते हैं। इन सब में अंतर्निहित कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें निरंतरता पाई जाती है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। और ये नातेदारी संरचना के आधार पर इन्होंने व्याख्या की है लेवी स्ट्रॉस ने मिथक की। और तीसरा जो कि अनुष्ठानों के प्रकार ये रेडक्लिफ ब्राउन, और जो चौथा आपका मूल्य तथा व्युत्पन्न आवश्यकताएं हैं ये आपका बी. मेलानोवस्की ने दिया है। तो ये आपका हम बता देते हैं। बी. मेलानोवस्की ने आवश्यकता सिद्धांत में मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकता बताई है। पहली, शरीर पोषण या भोजन, दूसरा प्रजनन, तीसरा शारीरिक आराम, चौथा सुरक्षा, 5वां गति, 6ठा वृद्धि और 7वां स्वास्थ्य। अतः इन्होंने इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव की संस्कृति, इन्होंने बताया मानव की जो संस्कृतियाँ होती हैं वो इसका निर्माण करती हैं। या इन्होंने ये जो बी. मेलानोवस्की हैं इन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने के लिए प्रकार्यवाद का सहारा लिया। अतः इनके अनुसार मनुष्य में और पशु में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि मानव के पास जो होती है वो संस्कृति एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और संस्कृति के निर्माण में अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है। जो इन्होंने ये जो आवश्यकताएं बताई हैं ये 7 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। इन सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन प्रत्येक समाज में एक से नहीं होते हैं, अतः भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये जो मानव की 7 महत्वपूर्ण शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति की योजना है वो कहाँ पाई जाती है? आपकी संस्कृति में पाई जाती है। ये मेलानोवस्की ने अपने आवश्यकता के सिद्धांत में कहा है, मतलब संस्कृति को समझने के लिए आवश्यकता के सिद्धांत को दिया है। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन या ऑप्शन डी रॉबर्ट मर्टन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इमाइल दुर्खिम। इन्होंने सामान्य और विकृत प्रणाली के बीच में अंतर बताया है। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुनः समाजीकरण अभिकरण है? ऑप्शन ए प्राथमिक स्कूल, ऑप्शन बी समकक्ष व्यक्ति समूह, ऑप्शन सी प्रशिक्षण संस्थान या ऑप्शन डी सैन्य अकादमी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सैन्य अकादमी।
अब समाजीकरण को पहले जानते हैं, फिर पुनः समाजीकरण। देखिए, समाजीकरण वो होता है जिसमें हम समाज के रहन सहन हर चीज़ों को सीखते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसे कि पहले बच्चे को परिवार में जब वो होता है तो ऐसे करो बेटा, ऐसे ना करो, ये सब चीज़ें बताया जाता है, तो एक तरह से उसका समाजीकरण किया जाता है। उसके बाद वो जब विद्यालय में जाता है तो परिवार में उसको बताया जाता है, जब विद्यालय में जाता है तो ज्ञान के माध्यम से उसे कई चीज़ों को बताया जाता है, तब उसका समाजीकरण होता है। फिर जो पुनः समाजीकरण होते हैं, तो हमने जो पुनः समाजीकरण है, इसमें जो व्यक्ति है अपने नागरिक जीवन के तौर तरीकों को छोड़ करके, जो उसने सीखा होता है बचपन में परिवार से, विद्यालय से, वो तौर तरीकों को छोड़ करके मानसिक रूप तथा भावात्मक रूप से जैसे किसी अन्य चीज़ों को सीखना। इसमें सैनिक अकादमी दिया है, तो सैनिक जीवन को वो सीख रहा है कि कैसा होता है, उसमें कैसे रहना है, कैसे ढलना है। तो ये पुनः समाजीकरण कहा जाएगा। मतलब समाजीकरण जिसमें हम जो प्राथमिक चीज़ से जैसे परिवार से, विद्यालय सीखते हैं, फिर अगर उसको छोड़ करके हमें किसी अन्य नई चीज़ों को सीख करके उसके अनुसार चलना हो तो वो पुनः समाजीकरण कहा जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए GW.F. हीगल, ऑप्शन बी कार्ल मैनहाइम, ऑप्शन सी अगस्ट काम्टे या ऑप्शन डी कार्ल मार्कस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अगस्त काम्टे, जिन्होंने उद्विकासवाद का सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब इन्होंने जो उद्विकासवाद का सिद्धांत है वो तीन नियम बताए थे कि उद्विकास किस तरह से होता है। इसके लिए इन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन किया। एक धर्मशास्त्रीय चक्र, दूसरा तत्वमीमांसीय चरण और तीसरा सकारात्मक चरण। ठीक है, तो धर्मशास्त्रीय चरण जो है इसमें इन्होंने बताया कि जब जो मानव था आदिम समाज में वो कई चीज़ों से भयभीत होता था, तो धीरे धीरे उसने जैसे वृक्ष गिर जाए तो उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया, फिर बारिश ज़्यादा हो गई तो उसकी पूजा करना, इस तरह से डर की वजह से उसने पूजा स्टार्ट कर दी। तो जब उसने ये चीज़ किया तो फिर बहुदेववाद, मतलब इंद्र के अलग हो गए भगवान और सूर्य अलग, इस तरह से कई देवी देवता हो गए। फिर कुछ दिन बाद जब उसमें विकास हुआ उन लोगों में, तब एकेश्वरवाद माना जाने लगा। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे तार्किक बुद्धि आने लगी तो तत्वमीमांसा, मतलब हर चीज़ों में तर्क उत्पन्न होने लगा। फिर उन्होंने तीसरा चरण जो कि सकारात्मक चरण बताया, इसमें क्या हुआ, इसमें वो चीज़ ही सत्य मानी जाएगी जो वैज्ञानिक रूप से सत्य होगी। तो मतलब ये 3 चरण बताए हैं उद्विकास के। पहला धर्मशास्त्र के आधार पर, दूसरा तत्वमीमांसीय चरण और तीसरा सकारात्मक चरण। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक परिकल्पना जो सुझाव देती है कि अध्ययन के दौरान परिवर्तन के बीच कोई संबंध नहीं है, यह निम्नलिखित रूप में से कौन है? ऑप्शन ए संघर्ष परिकल्पना, ऑप्शन बी सांत्वना परिकल्पना, ऑप्शन सी शून्य परिकल्पना या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब कौन सी है परिकल्पना जो बताती है कि उन दोनों में कोई भी अध्ययनों के बीच में या परिवर्तनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी शून्य परिकल्पना। आइए अब जानते हैं। देखिए, जो परिकल्पना होती है वो हमारा पहले से कुछ चीज़ें जैसे हम सोच लेते हैं, लेकिन परिकल्पना वही होनी चाहिए जिनकी बाद में सत्यता वैज्ञानिक जब पुष्टि की जाए तो वो सत्य हो। तो परिकल्पना जो कि पहले के अनुभव पे आधारित होती हैं। कोई भी जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसमें क्या होगा, जो भी रिसर्च चल रहा होगा वो पहले की कुछ चीज़ों को ले करके चल रहा होगा। इससे पहले भी कई बीमारियाँ इस तरह से आई हैं, तो उन चीज़ों को रिसर्च को लेके अब रिसर्च, लेकिन बस वही चीज़ों को रखना है जो वैज्ञानिक रूप से सत्य सिद्ध हो। ऐसे भी कोई नहीं कि कहीं सुनी सुनाई बातों को मैंने उठा के परिकल्पना में रख दिया, ऐसा नहीं है। जो पहले कुछ चीज़ें की गई हों और फिर उन्हें नहीं किया गया, वो अब फिर से उन चीज़ों को लेकर के चलना, वो परिकल्पना कहलाती है। ठीक है, तो परिकल्पना जो होती है वो विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर 3 प्रकार की होती है। एक शोध परिकल्पना,
इसे कार्य रूप परिकल्पना या कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ये परिकल्पना किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित या प्रेरित होती है। शोधकर्ता इस परिकल्पना की उद्घोषणा बहुत ही विश्वास के साथ करता है तथा उसकी यह अभिलाषा होती है कि उसकी यह परिकल्पना सत्य सिद्ध हो। उदाहरण के लिए जैसे कि करके सीखना, शोध में भी करके ही, खोज करके ही सीखा जाता है। इसमें भी करके सीखने से प्राप्त जो अधिगम होगा वो बहुत ही सुदृढ़ होगा। जैसे कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं बार बार, तो उसमें आप माहिर हो जाएंगे उस काम को करने में, और अधिक समय तक ये टिकता है। चूँकि इस परिकल्पना का कथन करके सीखना है, तो ये आपका शोध परिकल्पना हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो कि ऊपर आपके क्वेश्चन में बात की गई है, जो कि आंसर है आपका शून्य परिकल्पना। तो जो शून्य परिकल्पना है वो शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है। इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरों के बीच में कोई भी अंतर संबंध स्थापित नहीं कर पाते और या उनका उल्लेख नहीं कर पाते। इस परिकल्पना को हम नल परिकल्पना के रूप में भी जान सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी का भी अनुमान लगाना है, जैसे विज्ञान वर्ग के छात्रों की IQ बुद्धि लब्धि को देखना है तथा कला वर्गों के छात्रों की IQ या बुद्धि वर्ग को देखना है, तो इन दोनों को अगर हम आपस में मिलाएं तो इसका कोई भी संबंध नहीं निकले, क्योंकि विज्ञान वर्गों का अलग है सब्जेक्ट, पूरा तरह से पढ़ना, उनकी IQ जो होगी वो अलग होगी, और कला वर्ग की IQ अलग होगी। तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे शून्य परिकल्पना कहेंगे। और तीसरा आपका सांख्यिकी परिकल्पना। जब शोध परिकल्पना या सांख्यिकी परिकल्पना का सांख्यिकी पदों में अभिव्यक्ति किया जाता है, तो इस प्रकार की परिकल्पना सांख्यिकी परिकल्पना कहलाती है। शोध परिकल्पना के लिए H1 तथा शून्य परिकल्पना के लिए H0 का प्रयोग किया जाता है तथा माध्य के लिए X का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका परिकल्पना से आज आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो मिस्टेक्स आप देख रहे हैं ये आ रही है, कुछ दिनों में बहुत ही जल्द सही हो जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग बना के रखिए। अगर आपको हमारा लाइव क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट